दोस्तों, क्या होता है जब एक जिले की सबसे बड़ी अफसर अपनी कुर्सी, अपना रौब, अपना नाम सब छोड़कर एक आम औरत बनकर भीड़ में घुल जाती है? क्या होता है जब वह खुद अपने आंखों से देखती है कि कानून की रखवाली करने वाले ही कानून को रौंद रहे हैं? और क्या होता है जब वह ठान लेती है कि अब इस सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख देगी? आज की कहानी शुरू होती है गांव के बाहर लगी एक साधारण सी सब्जी मंडी से, जहां ठेले वालों की आवाजें, मोल भाव की गूंज और खरीदारों की भीड़ के बीच एक अनजान महिला खड़ी है। सादी साड़ी, पैरों में चप्पल, हाथ में कपड़े का झोला। कोई नहीं जानता कि यह महिला दरअसल जिले की डीएम आर्या राठौर है। वह यहां सब्जी लेने नहीं, बल्कि उस सड़ांध को पकड़ने आई है जो गरीबों की मजबूरी को रोज लूट रही है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। एक ऐसा सामना जो उसकी आंखों में गुस्सा भर देगा, और एक ऐसा वार जो उसके आत्मसम्मान पर लगेगा। और फिर वही वार बनेगा पूरे जिले में बदलाव की शुरुआत। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की धुंध सी छाई थी, जैसे रात की ठंडक अब भी हवा में बाकी हो। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। इधर उधर ठेलों पर सब्जियां सजाई जा रही थीं। कोई मोलभाव कर रहा था, कोई बोरी से आलू उतार रहा था, तो कोई अपने ठेले पर तिरपाल ठीक कर रहा था। मंडी में सबकी आवाजें मिलकर एक अलग सा शोर बना रही थीं। एक ऐसा शोर जो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस सामान्य से माहौल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसकी वहां मौजूदगी बहुत असामान्य थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, बाल साधारण से बंधे थे, न कोई चमक दमक, न किसी तरह का मेकअप। पैरों में चप्पल, हाथ में एक कपड़े का झोला। देखने वाले को लगता कि शायद ये किसी किसान की बेटी है या किसी घर की गृहिणी जो सब्जी लेने आई है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह महिला कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की डीएम आर्या राठौर थी। आज वह बिना सरकारी गाड़ी, बिना सुरक्षा गार्ड, बिना किसी रौब दाब के अकेले आई थी। उनके चेहरे पर एक अलग सा आत्मविश्वास और शांत गंभीरता थी। भीड़ में घुलकर वे एक एक ठेले को गौर से देख रही थीं, मानो सिर्फ सब्जियां खरीदने नहीं, बल्कि कुछ और समझने आई हों। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उनकी नजर एक ठेले पर पड़ी, जहां एक करीब 32 साल की महिला सब्जी बेच रही थी। उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर था, माथे पर पसीने की बारीक बूंदें और आवाज में मेहनत की थकान साफ झलक रही थी। ठेले पर टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी सब सलीके से रखी थीं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बहन, टमाटर क्या भाव दिए हैं? महिला ने नजर उठाई। चेहरे पर हल्की सी थकान के बीच एक विनम्र मुस्कान आई। आज टमाटर 20 रुपये किलो हैं बहन, आपको कितना चाहिए? इतना कहते ही एक नन्हा बच्चा जो स्कूल की यूनिफॉर्म में था दौड़ता हुआ आया। उसके कंधे पर बस्ता था, माथे पर पसीने की बूंदें और सांसें तेज। वह सीधे उस औरत के पास पहुंचा और जल्दी जल्दी बोला, मम्मा, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है। अगर लेट हो गया तो मास्टर जी डांटेंगे। महिला ने एक हाथ से सब्जियों का तराजू पकड़े रखा और दूसरे हाथ से बच्चे के सिर पर प्यार से थपकी दी। बेटा, जरा ठहर जा, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मा, अभी चलो ना, प्लीज। ये सब देखकर आर्या का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, बहन, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूं। महिला पहले तो सकपका गई। अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? आर्या की आवाज में इतना भरोसा और अपनापन था कि महिला मान गई। ठीक है बहन, मैं इसे छोड़कर जल्दी आती हूं। और वह बच्चे का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से चली गई। अब ठेले पर आर्या अकेली खड़ी थीं। उनके चारों तरफ मंडी का वही शोर, लेकिन उनकी निगाहें हर तरफ घूम रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि यहां का माहौल बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर कई कहानियां छुपी हुई हैं। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की घरघराहट सुनाई दी। बाइक सीधे मंडी में आकर उसी ठेले के पास रुक गई। बाइक पर बैठा शख्स 40 के आसपास उम्र का था, सिर पर पुलिस की टोपी, तन पर वर्दी, आंखों में घमंड। वह था इंस्पेक्टर रंजीत यादव। रंजीत ने बिना उतरे ही ऊंची आवाज में कहा, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी?
यहां तो एक दूसरी औरत सब्जी बेचती थी, वो कहां गई? आर्या ने शांत स्वर में कहा। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। इतना सुनते ही रंजीत ने बाइक स्टैंड पर लगाई और पास आ गया। उसकी नजरें आर्या पर टिकी थीं, लेकिन चेहरा तिरस्कार भरा। तभी वो असली सब्जी बेचने वाली महिला वापस लौटी। रंजीत को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर झुका लिया और डरते हुए बोली, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मन हो ले लीजिए। रंजीत ने आदेश देते हुए कहा। 1 किलो टमाटर दे, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी भी दे देना। महिला ने बिना सवाल किए जल्दी जल्दी सब्जियां तोल दीं। रंजीत ने सब्जियां उठाईं और बिना एक भी पैसा दिए अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया। यह सब देखकर आर्या के मन में झटके जैसा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत महिला से पूछा, बहन, उस इंस्पेक्टर ने पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? महिला की आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, बहन, क्या कहूं? ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में सब्जियां ले जाता है। जब मना करती हूं तो डराता है, धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी औकात? अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा और नाले में फेंकवा दूंगा। बहन, सच में डर लगता है। अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? उनका स्कूल कैसे जाएगा? इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर आर्या के चेहरे का रंग बदल गया। उनके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह सोच भी नहीं सकती थीं कि कानून की रक्षा करने वाले लोग ही इस तरह गरीबों का शोषण करते होंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं। आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। कल आप मुझे फोन करना, मैं ठेले पर रहूंगी और देखूंगी कि ये इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। महिला की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जागी। वह बस इतना बोली, ठीक है बहन, अगर आप साथ हैं तो डर नहीं लगेगा। अगली सुबह सूरज पूरी तरह उगा भी नहीं था कि मंडी में हलचल शुरू हो गई। रात की नमी अभी भी हवा में थी, पर धूप की हल्की किरणें धीरे धीरे जमीन पर बिछ रही थीं। आर्या राठौर ने उस दिन खुद को बिल्कुल अलग अंदाज में तैयार किया था। सादी सी कॉटन की साड़ी, बाल पीछे साधारण जुड़े में बंधे, पैरों में पुरानी चप्पल, हाथ में कपड़े का झोला, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस वही शांत पर दृढ़ नजरों वाली अभिव्यक्ति। आज वह सिर्फ देखने नहीं, बल्कि उस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने आई थीं। उन्होंने सुबह सुबह उसी सब्जी वाली बहन को फोन किया था, तुम ठेले पर मत जाना, आज मैं बैठूंगी, बस तुम पास पास रहना, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगी। मंडी में पहुंचकर उन्होंने ठेले पर सब्जियां सजाना शुरू किया। आलू एक तरफ, टमाटर चमचमाते लाल रंग के दूसरी तरफ, भिंडी को बराबर पंक्तियों में रखा, गोभी को ऊपर से ताजे पत्तों से ढक दिया। आसपास के कुछ दुकानदार उन्हें हैरानी से देख रहे थे, शायद सोच रहे थे कि ये नई औरत मंडी में कब आई। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग आकर आलू टमाटर लेने लगे और आर्या ने बिल्कुल एक असली सब्जी वाली की तरह उन्हें तौल कर देना शुरू किया। उनके चेहरे पर अपनापन और आवाज में सादगी थी, जिससे लोग उन्हें जल्दी अपनाने लगे। करीब आधा घंटा बीता होगा, तभी मंडी के पिछले गेट से वही परिचित आवाज आई। मोटरसाइकिल का शोर, बाइक तेजी से भीड़ चीरती हुई आ रही थी। देखते ही आर्या ने पहचान लिया, इंस्पेक्टर रंजीत यादव। उसने बाइक सीधी ठेले के पास रोकी, हेलमेट नहीं उतारा, बस घूरते हुए बोला, अरे आज फिर तू? कल भी यहीं थी, आज भी? आर्या ने सहजता से कहा, हाँ, मैं उसकी बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था तो मैंने कहा मैं बैठ जाती हूं। रंजीत ने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान लाई, आंखों में वही घमंड और बदतमीजी का मेल। उसने बेहुदा लहजे में कहा, ओह, तो तू उसकी बहन है, मगर तू तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा छोड़, ये सब बात बाद में करेंगे। फिर उसने आदेश जैसा देते हुए कहा, 1 किलो गाजर दे, आधा किलो मिर्च और धनिया भी डाल देना। आर्या ने बिना कुछ कहे सब्जियां तौलकर एक तरफ रख दीं। रंजीत ने बैग उठाया और जाने लगा। तभी आर्या ने अपने भीतर उबलते गुस्से को सख्त आवाज में बाहर निकाला, रुकिए, पैसे दीजिए। रंजीत ने मुड़कर देखा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि कोई उससे पैसे मांग रहा है। कौन से पैसे?
मैं तो रोज ऐसे ही लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना। आर्या ने ठंडी पर तेज आवाज में कहा। वो आपकी मजबूरी थी, मेरी नहीं। सब्जियां खरीदने के पैसे देने होंगे। हम पैसे खर्च करके लाते हैं। अगर फ्री में दे देंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? भीड़ में कुछ लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर आर्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े दुकानदार भी एक पल को चुप हो गए। आर्या का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। दर्द से ज्यादा उन्हें अपने आत्मसम्मान पर चोट लगी थी। रंजीत यहीं नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर उनके बाल खींच लिए। बहुत जुबान चल रही है तेरी, ज्यादा बोलोगी तो यहीं ठेला पलट दूंगा। आर्या ने दर्द से कराहते हुए अपने बाल छुड़ाए, लेकिन आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उन्होंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुमने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रंजीत ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अंजाम? तुझसे ज्यादा औकात वाले कुछ नहीं कर पाए मेरे खिलाफ। तू क्या कर लेगी? तू एक मामूली सब्जी वाली, मैं थाने का इंस्पेक्टर। एक इशारे में तुझे जेल भेज सकता हूं। इतना कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। आर्या वहीं खड़ी रहीं। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में आग थी, दिल में तूफान। उन्होंने जेब से फोन निकाला और उस असली सब्जी वाली को कॉल किया। बहन, आ जाओ ठेले पर। अब इस इंस्पेक्टर को कानून का मतलब समझाना पड़ेगा। कुछ ही मिनट में महिला वहां पहुंची और आर्या बिना कुछ बोले वहां से निकल गईं। उनके मन में अब एक ही बात थी, अब इस अपमान का जवाब कानून से देना है। आर्या ठेले से निकलकर तेज कदमों से पैदल चलने लगीं। मन में गुस्सा उफान मार रहा था, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। उनके लिए यह मामला सिर्फ एक महिला के अपमान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध का था। रास्ते में गुजरते लोग उन्हें देखते, पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये साधारण सी दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम है। कुछ देर बाद वह थाने के बाहर पहुंची। सामने पुरानी ईंटों से बना भवन था, जिसकी दीवारों पर जगह जगह पान की पीक के निशान थे। लोहे का गेट आधा खुला था और अंदर से पुलिस की बातचीत, टाइपराइटर के टक टक और चाय के कप की खनक की आवाजें आ रही थीं। आर्या ने गहरी सांस ली और गेट के भीतर कदम रखा। वहां डेस्क पर बैठा एक हवलदार चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। उसने ऊपर देखा और बिना उठे ही पूछा, क्या काम है? आर्या ने सीधे कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर रंजीत यादव कहाँ हैं? हवलदार ने आलस भरी आवाज में कहा, वो घर गए हैं, कुछ काम था। एसएचओ साहब भी फील्ड में हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, आ जाएंगे। आर्या एक कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। बेंच इतनी खुरदड़ी थी कि बैठते ही कपड़े में अटक गई। उन्होंने पानी का एक घूंट लिया और चुपचाप चारों ओर देखने लगीं। थाने का माहौल बिल्कुल लापरवाह था। कोई फाइल के पन्ने पलट रहा था, कोई मोबाइल में गाने सुन रहा था और कोई बाहर धूप में खड़े होकर बीड़ी पी रहा था। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा सा आदमी अंदर आया, चेहरे पर घनी मूंछें, आंखों में अकड़। यह था एसएचओ अरविंद पाठक। उसने जैसे ही बेंच पर बैठी आर्या को देखा, पास आकर बोला, तुम कौन हो और क्या काम है? आर्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरविंद ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा, अंदर मेरे केबिन में आओ। केबिन में पहुंचते ही उसने दरवाजा आधा बंद किया और कुर्सी पर ढंस कर बैठ गया। तो रिपोर्ट लिखवानी है, उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले खर्चा पानी देना होगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के 5,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो, फिर लिखते हैं। आर्या के चेहरे पर एक पल को कठोरता आई। किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। अरविंद हंस पड़ा, अरे बहन, ये सब किताबों में लिखा होता है। यहां जो आता है खुद अपनी मर्जी से पैसे देकर जाता है। अगर नहीं देगा तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है, दर्ज करवानी है तो पैसे निकालो। आर्या ने गहरी सांस ली, जेब से 5,000 रुपये निकाले और उसके सामने रख दिए। लीजिए, अब लिखिए।
पैसे जेब में डालते हुए अरविंद ने कलम उठाई। बोलो, किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? आर्या का स्वर अब ठंडा और सख्त था। इंस्पेक्टर रंजीत यादव। उसने एक सब्जी बेचने वाली महिला से बदतमीजी की। उसके ठेले से रोज बिना पैसे दिए सब्जियां उठाकर ले जाता है, धमकाता है। और कल जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, बाल खींचे। मैं चाहती हूं कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अरविंद का चेहरा अचानक उतर गया। उसने अटकते हुए कहा, वो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है। और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें गलत क्या है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। आर्या की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थीं कि यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर का मामला नहीं, बल्कि पूरी चेन सड़ी हुई है। रिश्वत, डर और रुतबे के नशे ने इन लोगों को अंधा कर दिया है। वह धीरे से कुर्सी से उठीं, बिना कुछ और बोले दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। हवलदार ने उन्हें जाते देखा, पर कुछ पूछा नहीं। थाने के बाहर आते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा। अब उनका मन पूरी तरह तय कर चुका था। अगली बार इस थाने में वह आर्या राठौर डीएम बनकर आएंगी और कानून की ताकत दिखाएंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे जिले में एक अलग सी हलचल थी। सड़क पर सरकारी गाड़ियों का काफिला तेजी से निकल रहा था। आगे आगे डीएम की गाड़ी, पीछे जीप में सुरक्षाकर्मी और बीच बीच में लाल नीली बत्तियों की चमक। रास्ते में खड़े लोग सिर घुमाकर देख रहे थे। कुछ हाथ जोड़कर सलाम करते तो कुछ बस हैरानी से ताकते कि आखिर इतनी सुबह डीएम साहिबा कहां जा रही हैं। गाड़ियों का यह काफिला सीधे उसी थाने के बाहर आकर रुका, जहां कल तक उन्हें एक आम औरत समझकर बेइज्जत किया गया था। जैसे ही डीएम आर्या राठौर की गाड़ी के दरवाजे खुले, थाने के गेट पर खड़े पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए। जिसने कल उन्हें बेंच पर बैठाकर इंतजार करवाया था, आज वही हवलदार तेजी से खड़ा हो गया और सलाम ठोकते हुए बोला, मैडम, आप। उसकी आवाज अटक गई। थाने के अंदर खबर आग की तरह फैल गई। डीएम साहिबा आ चुकी है। फाइलों के ढेर के पीछे छुपे अफसर, चाय पीते कांस्टेबल, सभी एकदम सतर्क हो गए। आर्या ने बिना किसी को देखे सीधे थाने के मुख्य हॉल में कदम रखा। उनकी आंखें पैनी थीं, चेहरा सख्त और चाल में एक ऐसी मजबूती थी जो सामने वाले का हौसला तोड़ दे। अंदर घुसते ही उनकी नजर दो चेहरों पर पड़ी, इंस्पेक्टर रंजीत यादव और एसएचओ अरविंद पाठक। दोनों पास ही खड़े थे, लेकिन चेहरों पर कल का घमंड नहीं, बल्कि हड़बड़ाहट और घबराहट थी। रंजीत की आंखें एक पल को नीचे झुक गईं, फिर ऊपर उठीं, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। मैडम, आप। अरविंद पाठक भी एक कदम आगे बढ़ा। मैडम, आप तो कल। उसकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि अब आर्या का स्वर पूरे थाने में गूंज रहा था। हां, मैं कल भी आई थी, लेकिन एक आम महिला बनकर। और कल जो मैंने यहां देखा, उसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस थाने में कानून नहीं, बल्कि गुंडागर्दी चल रही है। रिश्वत, डर और रुतबे के नशे में चूर होकर तुम लोगों ने वर्दी का अपमान किया है। रंजीत और अरविंद के चेहरे पीले पड़ गए। कमरे में खामोशी थी। हर कोई इस मंजर को देख रहा था। आर्या ने अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और दोनों के सामने रखते हुए कहा, ध्यान से देखो, मैं हूं इस जिले की डीएम आर्या राठौर। अब मुझे बताओ, किस हिम्मत से तुमने एक महिला पर हाथ उठाया? किस हक से गरीबों से मुफ्त में सामान लूटते हो? और किस अधिकार से यहां शिकायत दर्ज करने के बदले रिश्वत मांगते हो? दोनों ने एक साथ सिर झुका लिया। रंजीत की आवाज कांप रही थी। मैडम, गलती हो गई, हमसे पहचान नहीं पाई। आर्या ने तुरंत टोका। गलती? इसे गलती कहते हो? यह अपराध है और अपराध की सजा होती है। पहचान कराते हो या नहीं? कानून के मुताबिक हर नागरिक को इज्जत और सुरक्षा देने का वादा तुमने वर्दी पहनते वक्त किया था, लेकिन तुमने उस वर्दी को लोगों के डर का औजार बना दिया। उनका स्वर और सख्त हो गया। आज से, अभी से तुम दोनों को निलंबित किया जाता है और एक विभागीय जांच का आदेश मैं यहीं इसी वक्त जारी कर रही हूं। तुम दोनों की वजह से पूरी पुलिस व्यवस्था पर उंगली उठती है और इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमरे में खड़े अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी यह सब सुनते रहे। किसी के चेहरे पर हैरानी, किसी के मन में डर और कुछ के मन में शायद एक नई उम्मीद भी थी।
आर्या ने आदेश दिया। वरिष्ठ अधिकारी तुरंत इन दोनों के बैज और हथियार जमा कराएं और निलंबन का आदेश आज शाम तक मेरे दफ्तर में पहुंचना चाहिए। थाने में एक सन्नाटा फैल गया। कोई हंस नहीं रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था, सिर्फ एक गंभीर खामोशी जिसमें हर कोई अपने भीतर कुछ सोच रहा था। आर्या के आदेश के कुछ ही पल बाद थाने का माहौल ऐसा हो गया था मानो किसी ने भीतर से पूरा सिस्टम हिला दिया हो। वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़े। उन्होंने पहले इंस्पेक्टर रंजीत यादव के कंधे पर चमकते सितारे वाले बैज खोले, फिर उसकी कमर से बंधी सर्विस रिवॉल्वर उतारी। रंजीत के हाथ खुद ब खुद नीचे लटक गए। चेहरे पर शर्म और घबराहट का मेल था। दूसरी ओर एसएचओ अरविंद पाठक का भी वही हाल था। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, मानो कोई रास्ता ढूंढ रही हों, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। उसके बैज और हथियार भी जमा कराए गए। थाने के बाकी पुलिसकर्मी इस नज़ारे को देख रहे थे। कुछ की आंखों में सख्ती थी, कुछ के चेहरे पर डर और कुछ में हल्का सा संतोष भी कि आखिर इन दोनों की मनमानी पर लगाम लगी। आर्या दोनों के पास एक कदम और बढ़ी। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाए। तुम दोनों को लगता है कि माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, माफी से उस थप्पड़ का दर्द नहीं मिट सकता जो तुमने मेरे गाल पर मारा। माफी से उस महिला की बेबसी खत्म नहीं हो सकती जिसे तुम रोज लूटते रहे, और माफी से उन लोगों का भरोसा वापस नहीं आ सकता जिन्हें इस थाने से इंसाफ की उम्मीद थी। इतना सुनते ही रंजीत और अरविंद दोनों अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा झुका हुआ था, आंखें भीगी हुईं और आवाज कांप रही थी। रंजीत ने कहा, मैडम, आप सही कह रही हैं, हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन हमसे एक गलती हुई, एक बहुत बड़ी गलती। हमें एक मौका दीजिए, हम सब बदल देंगे, गरीबों को इज्जत देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का सही पालन करेंगे। अरविंद ने भी सिर झुकाए कहा, मैडम, हम कसम खाते हैं, अगर आगे कभी गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। आर्या कुछ पल के लिए चुप रहीं। उन्होंने दोनों के चेहरे गौर से देखे। कहीं न कहीं उनमें पछतावे की हल्की झलक थी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि एक बार की चेतावनी बहुत होती है, दूसरी बार माफी नहीं मिलनी चाहिए। गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा किसी गरीब की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, अगर किसी ने कहा कि इस थाने में अन्याय हुआ है, तो अगली बार तुम दोनों सीधे जेल में होंगे। यह मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। दोनों ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज में अब वह अकड़ नहीं थी जो कल तक थी। आर्या ने कमरे में मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों की ओर देखा और कहा, तुम सब याद रखना, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए होती है। जब तक वर्दी पहनने वाला खुद इज्जत देना नहीं सीखेगा, तब तक यह वर्दी भी इज्जत के लायक नहीं मानी जाएगी। उनके शब्द थाने की दीवारों में गूंज उठे और कुछ पलों के लिए वहां मौजूद हर इंसान चुप हो गया, जैसे अंदर कहीं आत्मविश्लेषण चल रहा हो। उस दिन के बाद थाने का नजारा बदलने लगा। सुबह जब गेट खुलता तो पहले जैसी लापरवाही और आलस नहीं दिखता था। डेस्क पर बैठा हवलदार अब अखबार पढ़ते हुए चाय नहीं पीता था, बल्कि आने वाले फरियादियों से सीधे उनका काम पूछता और रजिस्टर में दर्ज करने लगता। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब थाने में कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाने के लिए पैसे नहीं देता था। जो लोग पहले डर के कारण थाने आने से कतराते थे, अब वे खुद आकर अपनी समस्या बताते। न कोई डांट फटकार, न ऊंची आवाज में धमकी, बस सीधे बात और काम की प्रक्रिया। गांव के बाजार में भी यह असर साफ दिखने लगा। जिन दुकानदारों से पहले पुलिस वाले बिना पैसे दिए सामान ले जाते थे, अब वे खुद पैसे निकालकर चुकाते। एक दो बार जब कुछ नए पुलिसकर्मियों ने पुराने तरीके अपनाने की कोशिश की, तो उनके ही साथी ने उन्हें टोक दिया, मैडम ने साफ कह दिया है, अगर शिकायत पहुंची तो सीधा निलंबन और फिर जेल। सब्जी वाली वही महिला जो कभी सहमी सहमी रहती थी, अब अपने ठेले पर निडर होकर खड़ी होती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती और आंखों में वह आत्मविश्वास जो पहले कहीं खो गया था। अब वह ग्राहक से खुलकर मोलभाव करती और पुलिस वालों के आने पर भी घबराती नहीं। एक दिन वह महिला ठेले पर बैठी थी, तभी दूर से डीएम आर्या राठौर मंडी में आई।
इस बार उनके साथ न कोई भेष था, न छुपने की जरूरत। वे अपने असली रूप में थीं। महिला ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ी होकर हाथ जोड़ ली। मैडम, आपकी वजह से ही हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। अब कोई फ्री में सब्जी नहीं ले जाता और हम भी बेखौफ काम करते हैं। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सिर्फ मेरा काम नहीं, तुम्हारा हौसला भी है। अगर तुम उस दिन चुप रहती और मुझे सच्चाई न बताती तो शायद यह बदलाव नहीं आता। गांव में यह खबर फैल गई थी कि डीएम मैडम ने मंडी में भेष बदलकर पुलिस की मनमानी पकड़ी और थाने का पूरा माहौल बदल दिया। लोग इसे उदाहरण के रूप में सुनाते, चौपाल पर, हाट बाजार में, यहां तक कि स्कूलों में भी शिक्षक बच्चों को यह कहानी सुनाकर सिखाते कि सच और हिम्मत से बदलाव संभव है। थाने के जवान अब सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाते थे, बल्कि लोगों की मदद करने में भी आगे रहते थे। किसी का सामान खो गया हो, किसी का झगड़ा सुलझाना हो या रात में किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना, हर काम में उनका रवैया बदल चुका था। इस बदलाव ने आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा लौटाया। पहले जहां नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, अब वे कहते, थाने में जाओ, काम हो जाएगा, मैडम का सख्त आदेश है। आर्या राठौर को भी लोगों की ओर से आशीर्वाद और सम्मान मिलने लगा। लेकिन उनके लिए असली खुशी यह थी कि कानून अब वहां अपना असली काम कर रहा था, कमजोरों की रक्षा और अन्याय पर रोक। दिन बीतते गए, लेकिन उस सुबह मंडी में हुई घटना और उसके बाद का बदलाव पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अक्सर चौपाल पर बैठकर कहते, पद का रौब दिखाना आसान है, लेकिन पद की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल, और आर्या मैडम ने वो कर दिखाया। आर्या जानती थीं कि उनकी कुर्सी पर बैठकर आदेश देना आसान था, लेकिन जमीनी सच्चाई को समझने के लिए, लोगों के बीच जाकर उनकी आंखों में झांककर उनका दर्द देखने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर वह उस दिन भी दफ्तर में बैठकर फाइलों में उलझी रहतीं, तो शायद मंडी का वह शोषण और थाने का वह सड़ा हुआ रवैया सालों तक चलता रहता। एक शाम वे अपने दफ्तर की बालकनी में खड़ी थीं। सामने चौड़ी सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत से लौट रहा था, कोई बाजार से, बच्चे स्कूल से आते हुए हंसते बोलते निकल रहे थे। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे इस शहर की धड़कनों में कोई बोझ हल्का हुआ हो। उनके मन में वही सब्जी बेचने वाली महिला की तस्वीर घूम गई, पहले की सहमी हुई आंखें और आज की निडर मुस्कान। यही असली जीत थी। यही वो वजह थी जिसकी खातिर उन्होंने यह रास्ता चुना था। अगले हफ्ते जिला मुख्यालय में एक जन सुनवाई हुई। लोग दूर दूर से आए और हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर शिकायतें हल्की फुल्की थीं। कोई गंभीर भ्रष्टाचार या पुलिसिया ज्यादती की बात नहीं थी। कुछ बुजुर्गों ने आर्या के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अब हमारे इलाके में डर नहीं, भरोसा है। पुलिस भी हमारी सुनती है और इज्जत से पेश आती है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, डर के बिना कानून का पालन करना ही असली इंसाफ है। वर्दी का मतलब है लोगों को सुरक्षा देना, न कि उनका हक छीनना। और याद रखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी गलत नहीं है, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो। उन्होंने वहां मौजूद हर व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, हम सबको मिलकर इस सोच को बदलना होगा कि ताकतवर ही सही होता है। सही वही है जो सच के साथ खड़ा हो। और ये भी याद रखिए, किसी भी बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है, और वो कदम आप भी उठा सकते हैं। सभा खत्म हुई। लोग जाते जाते आपस में बातें कर रहे थे। मैडम की वजह से हालात बदल गए, वरना पहले तो उनके शब्द अधूरे थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक सब कुछ कह रही थी। आर्या ने अपनी मेज पर रखी फाइलें उठाईं, लेकिन उनका मन अब भी उसी संकल्प में डूबा था। यह बदलाव यहीं नहीं रुकना चाहिए। वह जानती थीं कि इस रास्ते पर मुश्किलें आएंगी, विरोध होगा, लेकिन जो संतोष उन्हें मंडी की उस सुबह और थाने की उस कार्रवाई के बाद मिला था, वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी था। उन्होंने अपने आप से कहा, वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए लोगों के दिलों में, और जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, यही होगा। उनकी आंखों में वही चमक लौट आई जो उस दिन मंडी में खड़े होकर उन्होंने महसूस की थी। एक चमक जिसमें हिम्मत, ईमानदारी और बदलाव का वादा था।